जिस बात का लंबे अरसे से इंतज़ार था और वो बात हो गई आर्मी चीफ के नायब की, वो उसका नाम क्या है, इमरान खान से मुलाकात। फ़ौज ने बिलाखिर इमरान खान से मीटिंग कर ली, उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई, ये बड़ी अहम चीज़ है। 8 फरवरी कहा था कि ये योम आज़ादी के तौर के ऊपर है जहाँ से हकीकी आज़ादी लेनी है। इस इंतखाबात के बाद जो है इमरान खान कहर बनकर बरसे हैं और बड़े बड़ों की अक्ल जो है वो ठिकाने आ गई। ये सारा मामला कैसे हुआ, आज के गोरखधंधा में इन दो अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज सबसे पहले जिस नुक्ते पे बात करेंगे वो है कि 8 फरवरी के इंतखाबात। इन इंतखाबात ने जो है वो ऐसे गहरे असरात डाले हैं अवाम के ऊपर, इदारों के ऊपर, बड़े बड़े सियासतदानों के ऊपर, और इमरान खान की जमात ने, अवाम ने, इमरान खान के चाहने वालों ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जिसके बाद जो बड़े बड़े सियासतदान थे जिन्होंने फ़ौज की बैत कर रखी थी, जिनका क़याम पाकिस्तान में किरदार था, जो बड़े सियासी बुर्ज थे, वो भी गिर गए हैं और इसमें बड़ी अनहोनी चीज़ें हुई हैं और कभी सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। आपने इंतखाबात में ये तो देखा कि धांधली हुई, नताइज में ताहीर हुई, जो कुछ हुआ वो तो कॉमन चीज़ें हुई। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान के कोई भी इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। हाँ, तनासब थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। फिर आप देखिए कि 2018 के इंतखाबात में कहा गया कि 66 घंटे ताहीर हुई थी और उसमें EVM सिस्टम जो था वो डाउन हो गया था, और उसमें भी बात ये हुई थी। जो असल कहानी है, ये नहीं है कि हम इमरान खान के वेलविशर हैं तो इसलिए कह रहे हैं, हम सब के वेलविशर हैं। उसमें खान साहब को 25 से 35 सीटें जो हैं वो कम दी गई थी, और मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा ख़तरा थी, और इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती थी कि इमरान खान को मजबूत हुकूमत दी जाए, क्योंकि इमरान खान का एक अलग से अंदाज़ है, तरीक़ाकार है चीज़ें करने का, और इमरान खान ने भी आर्मी को बड़े करीब से देख लिया था। इस इलेक्शन में क्या नई चीज़ें हुई कि जो लोग सीटें जीत गए थे उन्होंने जो है वो सीटें वापस कर दी, ये कहकर के जीते हुए लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है और ये जीत हमारी नहीं है, ये आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ये उनकी है। मिसाल के तौर के ऊपर पहले तो नईम थे जो जमात इस्लामी के हैं। फिर आप देखिए कि पीर पकाड़ा साहब ने 2 सीटें वापस कर दी और ये कहा कि कहीं फ़ौज को ये ना लगे कि हमने उनकी 2 सीटें रख ली हैं, तो लिहाजा ये 2 सीटें भी मैं वापस करता हूँ, इनके ऊपर मेरा हक नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देता हूँ। पीर पकाड़ा साहब का इस कबीले का एक बड़ा नाम है। फिर जहांगीर खान तरीन जैसे लोग सियासत छोड़ गए, परवेज़ हटक जैसे लोग ओहदा छोड़ गए, महमूद खान जैसे लोग साबिक़ वज़ीर आला हार गए। फिर लोगों का मरना शुरू हुआ। इससे बड़ी चीज़ देखिए कि जो जहाँ जहाँ फ़ौज रहती है, जहाँ जहाँ बड़े कोर कमांडर्स बैठते हैं, जिस एरिया में शोहदा जो हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, पिंडी का इलाका देख लीजिए, उसके बाद आप लाहौर जो है वो देख लीजिए, गुजरांवाला देख लीजिए, खारियाँ के इलाके की मिसाल ले लीजिए। इन सारे इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने क्लीन स्वीप किया। पिंडी की 3 सीटें जो हैं वो वाज़ह तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये तारक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी को तो धांधली के ज़रिए जितवाया गया। शेख साहब को जेल में रखा गया, जो इलेक्शन हुए उन्होंने 5000 वोट लिए, ज़मानतें ज़ब्त हुई और उसके बाद शेख साहब को आपने रिहा किया। लेकिन अब शेख साहब रिहाई के बाद बात भी करेंगे तो क्या करेंगे। तो इस इलेक्शन ने जो है इमरान खान ने 8 फरवरी को अवाम की ताकत से, और वो जो उन्होंने 27-28 साल की स्ट्रगल की थी उसमें वो कामयाब हुए हैं और इस जमूद को तोड़ा है और फ़ौज के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला है। और फ़ौज आज इस बात के ऊपर मजबूर हुई है कि देखिए आर्मी चीफ का नुमाइंदा कौन था और वो क्यों इमरान खान से मिला। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो 92 उम्मीदवार हैं ना टोटल आज़ाद, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें यह है कि जो बाकी आज़ाद भी हैं उनको निकाल दें तो फ़र्ज़ करें अगर 70 भी बचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इनकी तादाद जो है अच्छी खासी है और चंद 1 दर्जन के करीब आज़ाद उम्मीदवारों को ये तोड़ सकते हैं। पूरा बस चला चुके हैं, नहीं जा रहे। जिसके बाद अवाम ने जो रद्द अमल दिया, अवाम ने जिस तरह से वोट डाले, फॉर्म 45 के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस हद तक कामयाबी हासिल की, अगर ये सारे फैसले आ जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ह तौर के ऊपर अकेले हुकूमत बना सकती है और उनकी सीटें 170 से 182 के दरमियान बनती हैं।
अब क्या हुआ कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके नुमाइंदे, उनके नायब, ये नायब कैसे हैं, उनके आर्मी चीफ का एक नायब भी होता है, इनका नाम क्या है, ये कौन है, मैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन सामने पहले रखता हूँ, फिर बताता हूँ कि बातचीत क्या हुई और क्यों ये सारी चीज़ें हुई और आगे चल के क्या होगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर हैं, चेयरमैन जनरल स्टाफ जिनको कहते हैं CGS, डिफेक्टिव आर्मी चीफ होते हैं, यानी कि एक तरह से आर्मी चीफ ही होते हैं, उनके नायब होते हैं आर्मी चीफ के, डिफेक्टिव सीनियरिटी लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। सितंबर में प्रमोशन हुई थी इनकी। आसिम मुनीर साहब के काबिल एतमाद साथी हैं। DG मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो ये रह चुके हैं। DG प्रेसिक्यूट सेल भी रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए फ़ौज ने इनको बनाया था। GOC गुजरांवाला भी रह चुके हैं। तो सादा लफ्ज़ों में उर्दू ज़बान में ये जो CGS हैं वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके ये नायब हैं और उनका बड़ा ज़ाती और करीबी तल्लुक भी है। अब ये जो सैयद अवैस मोहम्मद अवैस दस्तगीर हैं, ये इमरान खान साहब से गुज़श्ता रोज़ जेल में मिले हैं। ये खबर असद तूर साहब ने भी दी है और हमने अपने तौर के ऊपर भी इसको चेक किया। अब जब जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर जो हैं इमरान खान साहब से मिले तो उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई। मुलाकात बड़ी अहम थी। इसको मैं अगर इस तरह से बयान करूं कि आर्मी चीफ की आसिम मुनीर साहब की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो ये बात किसी तौर गलत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने कहा है तो ये गए हैं, फ़ौज के आर्मी चीफ के नुमाइंदे बन के गए हैं, इमरान खान साहब से जेल में मिले हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि देखिए मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, माशी हालात अच्छे नहीं हैं, सियासी अदम इस्तेकाम पहले से है, हमें IMF के पास भी जाना है, तो लिहाजा मुल्की मफाद के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जाएं और उसमें हम आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। अब बात ये नहीं हुई कि इमरान खान साहब को जो है वो डील ये दी जाए कि आपके केसेस माफ़ हो जाएंगे। वाज़ेह तौर पे ये नहीं कहा गया कि आप बैरूनी दुनिया में चले जाएं। उन्होंने जो करना था वो कर दिया, हमला किया, 200 FIR की, 3 सज़ाएँ सुनाई, जेल में डाल दिया, किसी को मिलने नहीं दिया गया, मीडिया के ऊपर फ़ोटो और सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी थी। तो अब जब मुश्किल आन पड़ी तो वो गए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी और खुशआइन बात है। इमरान खान साहब ने जो आगे से कहा वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो बड़े दिलचस्प जुमले हैं। जो कहा उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे केसेस माफ़ करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, उन्होंने इवन ये भी नहीं कहा कि मुझे यहाँ से बनी गाला कम अज़ कम हाउस अरेस्ट करवा दिया जाए। उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मैं जिस सेल में रहता हूँ वहाँ पे कोई ठंड लगती है। कोई अपनी तरफ से कोई हीला बहाना, कोई गुजारिश, कोई सज़ा में कमी, जेल से निकालना, कुछ नहीं कहा। खान साहब ने सारी गुफ्तगू सुनी और उसके ऊपर जो अहम बात कही वो ये थी कि देखिए मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, मैं भी बेहतरी चाहता हूँ, हम मिल के ये काम सारा करना चाहते हैं, सिर्फ एक काम कीजिए आप लोग। वो उन्होंने ये काम ये कहा कि आप ऐसे करें कि जो फार्म 45 के तहत लोग जीते हैं वो सारी सीटें जो हैं वो वापस दिलवाई जाएं और मेरा जो मैंडेट अवाम ने मुझे दिया है, मेरी पार्टी को दिया है, वो वापस दिलवा दिया जाए। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी नालियत ख़त्म और फलां चीज़ें हो जाएं। इसके ऊपर जो मोहम्मद अवैस दस्तगीर हैं उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसे लगता है कि इलेक्शन में धांधली हुई और उसके बाद जो है आपके उम्मीदवारों को हराया गया या कुछ चीज़ें हुई, वो एप्लीकेशन दें, अदालतों में जाएं तो उनको वो चीज़ मिल जाएगी। बात तो उन्होंने ठीक की, लेकिन अगर काट देते तो ये उनको भी पता है कि फार्म 45 के तहत कितने लोग जीते हैं और फार्म 47 को कैसे इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करके चीज़ों को यरगमाल बना के जो है वो रिज़ल्ट बदलेंगे। अब अगर फ़ौज सीरियस हुई, इमरान खान की बात को मानने के काबिल उन्होंने ये चीज़ें समझी, तो ये जो दरख्वास्तें कोर्ट्स में जाएंगी, कम अज़ कम जो 30 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी और इस तरह 90 से वो 120 पे आ जाएंगे। अगर रीकाउंटिंग की जाए तो उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 50 सीटें मिल सकती हैं और इस तरह से 140 सीटें उनकी हो सकती हैं। अगर इनका इंतखाबी निशान वापस आ जाए, इनको पार्टी तस्लीम कर लिया जाए, ये सारे आज़ाद उम्मीदवार जितने भी लोग जीतेंगे वो इनके पास वापस आ जाएं और ये अगर 130 भी हों तो उसके तहत अक़लियतों की सीटें और फिर जो रिज़र्व सीटें होती हैं उसको सामने रखते हुए ये कम अज़ कम 35 से 40 सीटें, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 30 से 35 सीटें जो हैं ये आसानी से मज़ीद हासिल कर सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो 130 और फिर 35 शामिल करें तो 165 के करीब बनती हैं। लेकिन
सवाल ये है कि क्या ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद मज़ीद मुलाकातें भी होंगी? क्या इन चीज़ों के ऊपर अमल होगा? फिर ये खबर किसने चलाई कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया? फिर ये खबर मुझे पता है कि ये वीडियो किस सुराख से निकली, किसने एडिट की और क्यों सामने लाई गई कि इमरान खान बनी गाला पहुंच गए हैं और इल्मा खान उनके चेहरे के ऊपर मपियाँ दे रही हैं और वो वहाँ पे पहुंच गए हैं। क्यों? ये तासर ये देना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से जो अवाम में इश्तियाल है, जो परेशानी है, जो गम है, गुस्सा है, उसे कम करने के लिए हम इस तरह की हरकतें करें। अब ये तमाम हरकतें कर चुके हैं, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। मैं 12 मरतबा कहता था कि अवाम ताकत का सरचश्मा होते हैं, उसके सामने ये पाकिस्तान की 6 लाख फौज नहीं, ये 6 करोड़ भी हो जाए ये कोई मानी नहीं रखती उस वक्त तक जब तक अवाम का साथ इनको हासिल नहीं है। फिर मैं एक नुक्ता फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क हो, अमरीका हो, बरतानिया हो, पहली तो बात है उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो बिल्कुल पॉलिसी देते हैं, उनकी मर्जी के बगैर चीज़ें नहीं होती, वो सियासत में उस तरह से मुदाखलत नहीं करते। कोई भी मुल्क हो, उसकी कोई हुकूमत हो, कोई फौज हो जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, अगर उसके साथ अवाम नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकती, उनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, अवाम को फौज के साथ नफरत हो गई, मादत के साथ, इमरान खान के साथ वो जुड़ गए, मियाँ साहब को वो गालियाँ देते हैं। ये बयानिया तो फौज नहीं दिया था ना, मियाँ साहब के हवाले से जेलों में डाला, गंदा किया, बैरून मुल्क आए, मियाँ साहब ने खुद बहुत बड़े ब्लंडर किए, वोट को इज्जत देने की बात की, फिर उसको छोड़ दिया और अब अवाम उनको कबूल नहीं कर रहे। हाँ, पीपल्स पार्टी के ऊपर इतनी तनकीद नहीं होती सिवाय मिस्टर 10% की और चीज़ों की, और ख़ासकर बिलावल साहब की जो तकरीर है, वो जिस तरह की उर्दू बोलते हैं, उनके अल्फाज जो हैं अवाम के दिलों के ऊपर असर नहीं करते। हाँ, उनकी आवाज़ भट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद जैसी है। मैं वापस आता हूँ उस नुक्ते के ऊपर कि ये निज़ाम इसलिए लड़खड़ाया, इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए तकलीफ हुई, अब वो इसलिए सोच रहे हैं, जो कि नहायत ही पॉजिटिव चीज़ है और उनको ऐसे करना चाहिए। हाँ, इमरान खान को किसी सूरत बैत करके, बूट पॉलिश करके उनके साथ को डील करके नहीं आना चाहिए। मुल्क की मफाद के अंदर एक पेज के ऊपर सबको बैठना चाहिए और निज़ाम को आगे लेके बढ़ना चाहिए। अब जब अवाम खड़े हो गए, अगर ये खड़े रहे, इसी तरह चीज़ें रहीं, कोई जो मर्जी आए हुकूमत बना ले, जिस मर्जी के साथ इताअत करे, यकीन जानिए जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, जब तक इमरान खान जेल में रहेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? कि मेजॉरिटी जो है अवाम की वो इमरान खान के साथ है और इमरान खान को वो कुचलना चाहते हैं और जो कुचलना चाहते हैं अवाम उनको भी पसंद नहीं करते। तो लिहाजा ये दरमियाना रास्ता है कि आज भी वक्त है हुकूमत बनाने में, बेशक ताहिर हो जाए, इमरान खान की सीटें वापस आनी चाहिए। इमरान खान फतेह मक्का की तरह तमाम लोगों को खुले और सच्चे दिल से माफ़ करे, चूँकि वो एक मुसलमान हैं और उनको नबी की सीरत पढ़ाने का शौक़ है, पढ़ाना चाहते हैं, नबी को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं। अपने दिल से तमाम जो बातें हैं उनको माफ़ कर दें, छोड़ दें, फ़ौज को एक बार फिर मौका दें। अगर वो इनकी ये जायज़ चीज़ें मान लेती हैं तो एक तरह से ये आगे बढ़ें। मैं फिर भी ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान को हुकूमत मिले तो ये चीज़ें हों। हुकूमत तो ज़ाहिर है, अगर आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, अदालत से फ़ैसले आएँ और जो फार्म 45 के तहत चीज़ें हैं, रिकाउंटिंग से लेके फार्म 45 की नताइज की रोशनी में वो सारी उनको मिलनी चाहिए। ये अकेले हुकूमत बनाए, जैसे भी बनाए, फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, यकीन जानिए ये मुल्क आगे बढ़ेगा। बाकी इमरान खान डील कर लेगा, ये नवाज साहब कौन है और जरदारी साहब कौन है और क्या चीज़ें हैं, क्यों कि उनके साथ अवाम की ताकत उनको हासिल है। इमरान खान को ज़िंदा रखना उनकी मजबूरी है। इमरान खान को कोई बीमारी भी लाक होगी तो ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जान से जानो तो दूर की बात। तो ये सारे अवामल हैं जो इस एपिसोड के अंदर मैं आपके सामने रखना चाहता था। और ये अच्छी बात है कि फ़ौज को एहसास हुआ, वो इमरान खान के पास गए, इमरान खान ने एक ही नुक्ता कहा, उसी एक नुक्ते को अगर ये मान लें तो इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, अफरा तफरी ख़त्म हो सकती है। ये जो हार कर विक्ट्री स्पीचें दे रहे हैं, इनको भी पता चल जाएगा कि इनकी क्या हैसियत है। मैं खुश होता अगर मियाँ साहब सही तरीके से मेजॉरिटी लेके, अवाम से वोट लेके हुकूमत में आते, कोई भी आए, इसी को जमहूरियत कहते हैं। अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर उनका अब तोती नहीं बोल रहा, वो मियाँ साहब जो 3 बार वज़ीर आज़म बने, वो नवाज शरीफ साहब जो 2/3 की अक्सरियत से 2013 के इंतखाबात में बरसते इक़्तिदार आए थे। आज वक्त बदल गया, हालात बदल गया, चंद फैसलों ने उनको इस नहज तक पहुंचाया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन उससे ज़्यादा 49% मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और 51% मियाँ साहब का ज़ाती तौर पर कसूर है। तो आवाम को ये सारा क्रेडिट जाता है इस मुलाकात का होना, इस मुलाकात के ऊपर अमल दरामद हो जाए, दिल से नफ़रतें ख़त्म हो जाएँ, ये सब एक दूसरे को माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, पाकिस्तान के अवाम, मुल्क और इस मज़हब की खातिर, तो यकीन जानिए ये इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये मुल्क आगे जा सकता है। इनको बेहतर होने की ज़रूरत है, वरना
फिर उस वक्त का इंतज़ार कीजिए जब कोई इनकलाब आएगा और उसमें कई लोगों की गर्दनें जो हैं वो कट जाएंगी। आज अहमद वली खान को मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ। अहमद वली खान ने तौबा की है कि मैं फ़ौज के साथ चला, मेरी गलती थी। जब उन्होंने तौबा की तो अवाम ने उनको दाद दी। अहमद वली खान, बादशाह खान, ये जितने लोग थे ये उनके मेरे ख्याल से बादशाह खान के नवासे हैं, और जो भी उनका रिश्ता है, हस्बैंड यार वली, ये जितनी फैमिली है उन्होंने तो तौबा कर ली। पीर पगाड़ा साहब ने भी तौबा कर ली। बची सिर्फ MQM है, बाप पार्टी किसी हद तक है। जहांगीर खान तरीन छोड़ चुके हैं। परवेज़ खटक साहब की भी तबाही आपने सामने देख ली। तो बस इमरान ने जो करना था, अवाम के ज़रिए जो करना था, वो चीज़ें कर चुके हैं। और अहमद वली खान, मंजूर पश्तीन, ये इस तरह के जो लोग हैं, यकीन जानिए इनका एक बेल्ट से तल्लक है। और अगर इनको अक्ल आ गई है, ये बड़े बड़े जो हैं वो ठीक हो गए, उनको ये समझ आई है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफरत है कि हम इनके साथ मिल के चलेंगे तो कल अवाम हमें घास नहीं डालेंगे। तो उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स हैं आप उन्हीं को पढ़ लें। और मैं दाद देता हूँ अहमद वली खान को, देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, ये रियासत हमारी है, ये अवाम जो है उनसे हमें हमदर्दी है। तो इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और मुश्किल के बाद आसानियाँ आती हैं। जब तक आप मुश्किल नहीं देखेंगे कुछ नहीं होगा। फ़ौज ने तसल्ली कर ली, जिस तरह से तबाही करनी थी वो उन्होंने कर ली। अब उसके बाद और मेरे जहन में तो कोई ऐसा नुक्ता नहीं आता जो तबाही हो चुकी है उसके बाद भी वो कुछ कर सकते हैं। हाँ, उनके जहन में कोई मज़ीद टेक्नोलॉजी के तहत कोई रोबोट उनको एक्सपेंड करे तो उनकी सोच में कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, वरना कुछ बाकी नहीं रह गया जो आपने इस अरसे में नहीं किया। तो लिहाजा रिवर्स गियर लगाइए, अब भी वक्त है, समझ आइए। अक्लमंद के लिए कहते हैं कि इशारा ही काफ़ी होता है। अपना ख्याल रखिएगा, तो कल इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।